वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आरएसएस को लेकर जो टिप्पणी की जाती है दिग्विजय सिंह की ओर से, क्या वो बीजेपी के लिए फायदा अगर होती है तो क्या बीजेपी की बी टीम की तरह दिग्विजय सिंह काम करते हैं? न केवल दिग्विजय सिंह बल्कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो इस तरीके की टिप्पणी करें, इस तरीके का बयान दें जिसका चुनावों के वक्त फायदा हो जाता है बीजेपी पार्टी को, और एक अलग तरीके का स्पेस जो है लोगों के मन में बीजेपी के प्रति सहानुभूति के तौर पर जुड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का कोई एक्शन लेता क्यों नहीं, सवाल है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार इस पर जवाब लेने के लिए। अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आदित्य त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरपी उपाध्याय जी हैं, राजीव सिंह हमारे साथ आरएसएस समर्थक हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य जी, जो जिक्र अभी हम पहले कर रहे थे कि चुनावों के वक्त में अगर ये बयान नुकसान पहुंचाएं तो फिर उस पर लगाम होनी चाहिए, आपको लगता है या फिर नहीं कि ऐसे बयान तो होने ही चाहिए जिससे कम से कम चुनाव में फायदा मिल जाए कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अगर कोई बयान दिग्विजय सिंह जी जैसा वरिष्ठ नेता देता है जी, और आप कह रहे हो उसका नुकसान फायदा, वो तो जनता देख रही है, जनता सुन रही है, जनता को वोट देना है। इसके लिए भाजपा और आरएसएस के समर्थक जो हमारे वो परेशान ना हो। जनता देख रही है, जनता जानती है कितना बड़ा राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस है। इनके राष्ट्रवाद आदित्य जी, लेकिन ये आरएसएस संस्थान का अगर जिक्र करें, ये तब से है जब से आपकी सरकार भी रही हिंदुस्तान के अंदर, सालों साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। लेकिन आरएसएस से अगर दिक्कत है ही, इस संस्थान से अगर दिक्कत है ही, तो क्यों नहीं इसको खत्म कर दिया गया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया? क्यों ऐसी स्थिति नहीं बनी कि केवल और केवल जो देश में नफरत फैलाने का काम करे उस पर कैसे जो शासन कर रही है सरकार, संविधान है, वो चुप रहे? संविधान का राज है, संविधान में संगठन बनाने का आदेश है, उसी हिसाब से संगठन चल रहे हैं। लेकिन जब जब इन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, आप क्या 1948 में इसके ऊपर सरदार पटेल जी ने बैन नहीं लगाया था आरएसएस के ऊपर? तो इनके ऊपर बैन भी लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद इनके सोच, इनके विचारधारा में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज भी महिलाओं के प्रति इनकी संकुचित सोच है, महिलाओं को ये आदि आबादी को हक नहीं देते हैं। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, आज बता दीजिए भाजपा का कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आप महिला बता दीजिए कि किसी महिला को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो भारतीय जनता पार्टी का। वही तो आरएसएस और बीजेपी की तुलना आप एक साथ कैसे कर देते हैं? बीजेपी अलग, आरएसएस अलग, वो संस्थान है, वो पार्टी है। ठीक है, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं इस पर। अखिलेश जी अपनी बात रखते हैं, को लेकर एक साथ खड़ी होती है। मैं आप बता दें, अभी योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार गायों का क्या हाल है? गाय सड़क पे मर रही हैं, उनके लिए खाने के लिए अनाज कायदे से व्यवस्था, उनके लिए चारा व्यवस्था नहीं कर पा रही है। चलिए जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी, सुन लीजिए आदित्य जी। हाँ, सुनिए जरा, जो मुद्दे की बात हो रही है, आरएसएस के मुद्दे पर बात हो रही है, बात उसी पर हो। अभी ये कह रहे थे कि आरएसएस महिला विरोधी है और दिग्विजय बाबू को ये पवित्र नेता बता रहे थे। दिग्विजय बाबू ने महिलाओं के लिए जो टिप्पणी की थी भूल गए, बड़ा टंटमाल है। दिग्विजय जी ने महिलाओं के लिए कहा था, भूल गए क्या? इतने पवित्र नेता। और ये इनको ये पता नहीं है, इनके जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने लाल किले में आरएसएस से परेड करवाया था। इसलिए करवाया था कि जब कबीरियाई लोगों ने जब कश्मीर पर हमला किया था तो आरएसएस के लोगों ने हेलीपैड बनाने से लेकर और सेना को भोजन पहुंचाने तक काम किया था। और ये बात ये भूल गए हैं। और उसके बाद हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से क्या कहा था? इसके इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार इस देश के अल्पसंख्यकों का है। परिस्थिति बदल गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने क्या कहा? देश के संसाधन पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। गरीब में हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। हिंदू मुसलमान में बांटने का काम हम करते हैं। दंगे किसने करवाए? देश के अंदर जितने दंगे हुए थे सब में कांग्रेसियों का हाथ रहा है। और इस देश के अंदर सिखों को जिस प्रकार से मारा गया इंदिरा जी की हत्या के बाद, और कहा गया इस देश के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और इस तरह की सांप्रदायिक बात करने वाले लोगों ने, कांग्रेसियों ने गले में कार लगा करके और सिखों को मारा। और ऐसे लोग आरएसएस पर टिप्पणी करेंगे? अरे आरएसएस तो वो गंगा है जिसमें आकर के आप भी पवित्र हो सकते हैं, और उनका भाग्य ठीक नहीं है जो लोग आरएसएस से बाहर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये बात समझ लीजिए, आरएसएस पर थूकना चांद पर थूकना है जो अपने मुंह पर आकर के गिरता है। और सुन लीजिए, इस देश के अंदर इतने पैर हैं,
इतना बड़ा संगठन है, जी। इतने जरदारी है कि आरएसएस को हिलाना कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। कांग्रेस तो आज वो जर्जर इमारत की तरह है जो जी। कब भरभरा कर गिर जाए, ओके। उस बागरेस के महल की तरह है कि कब भरभरा कर गिर जाए, इसका कोई ठीक नहीं है। संभालिए संभालिए, आप भी कांग्रेस को संभालिए और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों से बचाइए। राहुल गांधी जी से पूछिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ससुराल गए हैं कि ननिहाल गए हैं, जरा आज ये भी खुलासा करके बताइए। कही आदित्य जी, जवाब दीजिए। राजीव जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ये बड़ा परेशान रहते हैं यहाँ राहुल आरएसएस गांधी जी का को लेके कि राहुल गांधी जी आरएसएस कहाँ के गए और हैं। दिग्विजय जी पहले के बात- बयान पे चल रहा है। जी जी, आज राजीव जी आ रहा हूँ आपके पास में। तो इनको ये चीज मैं- पता होना चाहिए कि इन्हीं के इसके पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे, जब हमारे आरएसएस के शाखा में गए थे, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें आरएसएस के विचारधारा के बारे में कही थी। तो जब इनके पार्टी में पूरे उन्होंने अपना जीवन यापन किया, पूरे टाइम उन्होंने कांग्रेस का सेवा किया, लेकिन जब कांग्रेस छोड़ने के बाद, जब राष्ट्रपति से इस्तीफा देने, जब अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जब आरएसएस के शाखा में गए, तो उन्होंने आरएसएस को कितना बड़ा एक संस्था के रूप में उन्होंने पूरे नहीं, वो देश फिर में, वो दिग्विजय भूल जाते हैं ना, देश वो की याद जनता नहीं को रखते बताया। दिग्विजय सिंह, उनके साथ थोड़ी दिक्कत और है इस आज बात पे। दिग्विजय सिंह जी। जैसे तुच्छ व्यक्ति, हाँ। जो व्यक्ति कभी महिला का सम्मान करता है, वो एक विचारधारा की बात कर रहे हैं। उनका अपना विचारधारा अगर सही होता, आरएसएस का विचारधारा यही संकुचित सोच राजीव जी बोल दे रहे हैं। किस तरह से उन्होंने दिग्विजय जी के नाम बोला है तो मैं बोल भी नहीं सकता। और आप बताइए, यही आरएसएस की विचारधारा है। ये बोलते कुछ और है इनकी विचारधारा कुछ और। आप जैसी टिप्पणी कर रहे हैं, ये आपकी विचारधारा दिखाती है। मैंने तो कोई नहीं, गलत देखिए। टिप्पणी नहीं की, लेकिन आप जिस तरह से टिप्पणी मैं कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी पर, दिग्विजय सिंह की भाषा में उनके बातों का जवाब दे रहा हूँ। केंद्र महिलाओं के ऊपर आरएसएस आरएसएस की भाषा है, ये आपकी भाषा नहीं है, आरएसएस की भाषा है। आरएसएस आरएसएस की भाषा सुनिए, आरएसएस अगर प्यार सिखाता है ना, आरएसएस कभी देश में नफरत नहीं फैलाता है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो हिंदू मुसलमान को सबसे साथ लेकर चलना जानती है। अब कहीं भी देखे हैं किसी भी मुसलमान के ऊपर ऐसे कुछ बयान देते हुए? जब गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस ने उसका विरोध क्यों किया? आरएसएस ने तिरंगे झंडे का विरोध क्यों किया? इसको गांधी जी का विरोध, आरएसएस का जो एजेंडा था, अखंड भारत का एजेंडा आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। जब तक हमारा संपूर्ण भारत एक अखंड भारत के रूप में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक हमारा आरएसएस का उद्देश्य, अभी भी हम अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर। जब देखिएगा इस बार यूपी के चुनाव में आदरणीय योगीनाथ जी ने आरएसएस के विचारधारा को आगे बढ़ाया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस के विचारधारा को आगे बढ़ाया है, और आने वाले समय में देश की जनता आपकी ये जो पिछली वाली सरकार जो है ना, आपके जो दिग्विजय सिंह जो है, जिनके पीछे से मेरा ये कहना आदित्य जी, मेरा सवाल ये था, इस बात से आने वाले समय में यूपी में आरएसएस के जितने भी सिपाही हैं, वो चढ़ बढ़कर इस बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। आरएसएस के पैरेलल अगर आरएसएस आरएसएस नफरत फैलाने का काम करता है तो कांग्रेस पार्टी ने या फिर हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस के पैरेलल कोई संस्थान है जो खड़ी हो गई हो, जो ये बताए कि आरएसएस नफरत फैलाने का काम करता है और वो केवल दूसरी जो संस्थान है वो केवल समाज सेवा कर रही है, गरीबों को अनाज तक पहुंचा रही है, जिसका श्रेय आरएसएस लेती रहती है? बताइए आदित्य जी। आरएसएस जो श्रेय लेती या फिर ये डर है कोई कि आपदा ग्राउंड है, लेवल पर बीजेपी के लिए बैकडोर से कोई काम कर रहा है आरएसएस, तो वो कांग्रेस के पास नहीं है, वो विकल्प आपके पास नहीं है, ये एक डर है? देखिए, डर नहीं है। हमारे यहाँ सेवा दल है, सेवा दल का काम सेवा करने का है, और आज आजादी से लेकर आज तक सेवा दल हमेशा से सेवा करने का काम किया। कभी भी आपदा आती है, कहीं भी आपदा आती है, सेवा दल जाता है और आपदा प्रबंधन के माध्यम से लोगों की मदद करता है। सेवा दल का जो मुखिया होते हैं वो कभी ननिहाल भाग जाते हैं, और कभी जब देश में कुत्ता आता है तो देश छोड़ के विदेश भाग जाते हैं। ऐसे होंगे आपके सेवा दल के मुखिया। देखिए, पूर्ण रूप से आरएसएस के विचारधारा से, आरएसएस के जो पूरे यूपी में जिस तरीका से माहौल आरएसएस के कार्यकर्ता ने बनाए हुए हैं, इन लोगों को डर है कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका करोड़ों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं का ये जो मन में जो इनका विफलता है ना, कहीं ना कहीं इनके बातों से
इनके व्यवहार से और हमेशा एक मीडिया में बने रहने का एक इनका नजरिया है, जिसके लिए ये आके अलग अलग बातें करते हैं और गलत सलत बयान देकर मार्केट में बने रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले आरएसएस थी, आजादी की लड़ाई के समय आरएसएस थी। आरएसएस तो जनसंघ के साथ भी थी, जनसंघ खत्म हो गया, जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के साथ आरएसएस थी, जनता पार्टी खत्म हो गई, आज भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, सत्ता सरकार है। आप बोल रहे हैं आप सत्ता के साथ बोल रहे हैं, लेकिन जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी, जब आप सत्ता में थे तब भी आरएसएस नहीं बोलता था क्या? जब आप सत्ता में थे तब आरएसएस काम नहीं करता था, तब नफरत नहीं फैलाता था आरएसएस? आजादी की लड़ाई से लेकर नव भारत निर्माण तक और आगे भी जो टेक्नोलॉजी चल रही है। ओके, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर आरपी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। ओके, अखिलेश जी कह दीजिए। और सवाल मेरा आदित्य जी आपसे यही था कि जब आप सरकार में थे तब नफरत नहीं फैलाता था ये? जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस कहा जाता है, अपने पूरे जीवन काल में 2 बार प्रतिबंध को झेला है। एक जब पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और दूसरा जब राम जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा था वो गिराया गया था, उस समय प्रतिबंध को झेला है। जब आरएसएस को मिटाने का संकल्प लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं, आरएसएस उतना ही ताकत से आगे बढ़ता है। और जब ये कहते हैं कि इस देश के अंदर इन्होंने कहा, कुछ दिन पहले कहा था कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, तो मैं उनको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि कार्यपालिका से ऊपर न्यायपालिका होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गांधी जी की हत्या का आरोप जरूर लगा था, लेकिन इसी देश की न्यायपालिका ने इस आरोप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बरी किया था, मुक्त किया था। कोर्ट अगर देश के न्यायपालिका में भरोसा हो तो इस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर अगर ये हम अगर आरएसएस सेवा का काम कर रही है, इस देश के अंदर किसी मुस्लिम संगठन या किसी मुसलमान को आरएसएस से आज तक कोई परेशानी हुआ हो, इसका कोई उदाहरण दे दे। हम कब बांटना चाहते हैं समाज को? समाज को तो जोड़ कर लेकर चलना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इस भूभाग पर रहने वाले सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक है और सबने इस देश के संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ कर रखा है और सभी भारत माता के संतान है। और भारत माता का संतान होने के नाते सबके अंदर सबका एक दूसरे से भ्रातृत्व का संबंध है, ये संघ करता है। इसमें कहाँ बांटने की बात आती है? और ये हिंदू नहीं, उनकी पीड़ा यही है कि केवल आप बहुसंख्यक का जिक्र करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात नहीं होती। वो यही पीड़ा अपना जाहिर कर रहे हैं त्रिपाठी साहब। 4 लाख से ज्यादा ऑफिशियली 4 लाख से ज्यादा हिंदू कश्मीर से पलायन करके आज भारत की गलियों में भटक रहे हैं। कभी आंखों में दर्द नहीं हुआ कांग्रेस के राजमाता सोनिया गांधी जी को, लेकिन बटाला अफगान पर आज दर्द होता है। किसके समर्थन की सरकार कश्मीर में थी जब हिंदुओं का पलायन हुआ? जब वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ तो उनसे पूछिए किसकी समर्थन की सरकार वहाँ चल रही थी? ये लोग क्या बात करेंगे? वोट के एंगिल आदमी के मरने पर भी देखते हैं। ऐसे लोग इस नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर समाज के वोट को बांटने का काम करते हैं और इनके पूजनीय, आदरणीय और पवित्र नेता दिग्विजय बाबू जो प्रमाण करते हैं देश के अंदर, देश उसको देखता है। और मैं समझता हूँ कि अगर यही लोग हैं तो कांग्रेस को कब्र में ले जाने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लोगों की जरूरत है। आप इनको पल्लवित करिए, पोषित करिए और इनको और आदित्य जी, नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं कि दीमक की तरह दिग्विजय काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी दीमक है इस देश के लिए। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। देखिए नरोत्तम मिश्रा जी, अभी जबरदस्ती तो सरकार चल रही है वहां पे। नरोत्तम मिश्रा जी की खुद उनके सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। किसी ने रोका था सर आपको तो मौका मिला था, कमलनाथ को मौका मिला, किसी ने रोका था क्या उनको? अगर वो रुके या समस्या बढ़ी तो उसमें गलती किसकी, फूट किसकी? जर्जर वाली स्थिति जिसका जिक्र अखिलेश जी कर रहे हैं, वो जर्जर वाली स्थिति क्यों बनी मध्य प्रदेश के अंदर? सत्ता और सरकार की हनक होती है और जिस तरह से ये ईडी और सारे केंद्रीय जितनी भी संस्था है उसका ये लोग पलायन उससे करते हैं, ये लोग मिसयूज करते हैं केंद्रीय संस्थाओं का, वही है इनके पास। उसी के आधार पे सरकार जो क्या मिसयूज कर लिया मध्य प्रदेश की सरकार बनने में? सिंधिया साहब अगर छोड़कर आ गए पार्टी तो उसमें मिसयूज क्या है? कहीं ना कहीं सिंधिया साहब के ऊपर कोई ना कोई दबाव बना होगा। आज वो केंद्रीय मंत्री हैं सिंधिया साहब, दबाव में आकर केंद्रीय मंत्री बन गए वो।
बिल्कुल केंद्रीय मंत्री बने हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ कांग्रेस में उनको पूरी छूट थी। नहीं, आपके जो बड़े नेता हैं उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन युवाओं की को तवज्जो नहीं दे पाते हैं। आज बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या छोड़ नहीं गए? नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी वहां के गृह मंत्री थे, तो किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हुआ दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा है किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को परेशान करने का काम किया गया और केंद्रीय एजेंसियों को का मिसयूज किया गया। इस तरह जहां पाकिस्तान से जिसका कनेक्शन था उसको गोली मारी गई, तो केंद्रीय एजेंसियों को मिसयूज करके और जो कि वहां पर गृह मंत्री और बीजेपी के नेताओं को परेशान करने का काम किया गया। क्या बात करिएगा, दुनिया ने देखा है केंद्रीय एजेंसियों को किस तरह से आपने मिसयूज किया है। ठीक है, जो सरकार यानी कि रही है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, वही जिक्र कर रहे हैं अखिलेश जी। आप भी मानते हैं यानी कि ये स्थिति आपकी सरकार में भी रही है? ठीक है उपाध्याय जी, क्या ये स्थिति है, यही वजह है कि ऐसा माहौल बनता है कि चुनाव से पहले इधर से उधर भाग जाते हैं नेता, या एक दबाव बने या फिर उनको प्रलोभन दिया जाए? और नैतिकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी पॉलिटिशियन में नहीं बची है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि राजनीति का जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ है, जिस तरीके से व्यवसायीकरण हुआ है, और जब व्यवसायीकरण होगा, कोई व्यक्ति व्यवसायीकरण के लिए आएगा तो व्यवसाय करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा, कहां मिल सकता है वहां जाएगा। उसकी प्रतिबद्धता देश के प्रति, जनता के प्रति नहीं, उसकी प्रतिबद्धता वही व्यवसाय के प्रति है कि कहां से कितना पैसा कमाया जाए। और भ्रष्टाचार राजनीति एक दूसरे के पूरक है। ये जो इलेक्शन में पैसा आता है 28 से 40 लाख रुपए, तो चुनाव आयोग कहता है खर्च करो, कहां से लेके आता है एक व्यक्ति में? तो ये जो पैसा आता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है इलेक्शन में और फिर करोड़ों रुपए कमाता है जी, और उसी का परिणाम है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिस गरीब की हम बात करते हैं, से एक राशन कार्ड दे देते हैं ना, लाल पीला, 2 किलो चावल, 3 किलो चीनी और एक तेल की बोतल और नमक लेके अपना मौज लो और वोट करो, बस। उसको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है जी। कितने गरीब आदमी इलेक्शन लड़ पाते हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्तियों को टिकट देती हैं, जिस गरीब के उत्थान की बात करती हैं, उसको सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं देती है? ठीक है, बिल्कुल, और वही स्थिति है। हालांकि बात दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर कर रहे हैं और चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाना भी चाहिए, देखा जा भी रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर वो टिप्पणी कर रहे थे, तो टिप्पणी करते करते वो दीमक का जिक्र कर गए आरएसएस को लेकर। लेकिन राजीव सिंह जी, ये जो स्थिति आरएसएस को लेकर लगातार दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते हैं, एक ऐसी संस्था जो लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है, जैसे कि आपने कहा, उसके बावजूद ऐसे नेताओं को लेकर कोई कोर्ट तक का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता? क्यों आपको लेकर ऐसी नफरत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में है और फिर कोई एक्शन मोड में आरएसएस आए? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह जी की ये पहली बयान नहीं है। हाँ। और उनको कोई भी पार्टी के कोई भी नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता उनको इस बयान से या चाहे उनके व्यक्ति के बातों से कभी आज तक देखे हैं किसी चीज को उनका मतलब जवाब देते हुए? एक जो पागल कुत्ता होता है ना, जब पगला जाता है तो उसको ऐसे ही लोग छोड़ देते हैं, और वो वही है दिग्विजय सिंह। आज उनको जो ये दीमक वाली बयान पे हमें नफरत के साथ हम उनसे ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि पूरे भारत के लोग उनके विचारधारा और उनके कार्यशैली को जानते हैं। उनका अपना जो वर्तमान में और उनका जो पुराना इतिहास रहा है, वो जिस तरीके से उनका पब्लिक डोमेन में अगर नफरत फैला रही है आरएसएस, राजीव जी, तो ये पब्लिक डोमेन में जाता है कि आरएसएस नफरत फैलाने का काम कर रही है, तो उस पर रिएक्शन देखिए, उनका जो वो बोलते रहे ना, उनका काम है बोलना। जब पागल कुत्ता होता है ना, तो तरह तरह की भौंकना उसका काम चालू हो जाता है। उसी तरह से आज दिग्विजय सिंह जी पागल कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, उनको घूमने दीजिए। ठीक, ओके आदित्य जी, आखिरी कमेंट अपना, उसके बाद मेरे को वाइंड अप करना हो, चर्चा को विराम देना होगा। आदित्य जी कह दीजिए। देखिए, फिर राजीव जी ने, पहले भी मैं राजीव जी को टोक चुका हूँ, फिर मैं उनको टोक रहा हूँ। जिस तरह से वो बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के लिए, ये दिखाता है कि आरएसएस क्या सिखाता है, आरएसएस की विचारधारा क्या, कितनी घृणित सोच होती है, कितना घटिया ये बोल सकते हैं, ये अपनी बातों से व्यक्त कर देते हैं। अगर आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप किसी संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको सोच समझकर अपना बयान देना चाहिए।
लेकिन इनके बयानों से ये स्पष्ट हो रहा है कि क्या सोच है इनकी, क्या विचारधारा है इनकी। और मैं वाइंड अप करने पे बस इतना कहना चाहूंगा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस के, अगर आप कांग्रेस के सपोर्ट में बैठे हुए तो कांग्रेस के वो महान नेता हैं और उनका ऐसी भाषा एक नहीं बयान है, उनका हजारों ऐसे बयान होंगे जो हमेशा वो मीडिया में बने रहने के लिए बताइए, अगर दिग्विजय सिंह जी के बयान पर चर्चा हो रही है तो उनके बयान के तुरंत बाद वहाँ के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आता है। क्या वही बयान उन्होंने दीमक का इस्तेमाल उन्होंने भी किया? अगर उनका बयान गलत है तो उनका भी बयान गलत है, बहस उस पर भी होनी चाहिए, उनको भी आप गलत कहिए। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। अगर गांधी जी महान है तो गोडसे मुर्दाबाद होना चाहिए, लेकिन आप गांधी जी को महान भी बताएंगे और गोडसे को भी महान बताएंगे तो ये स्वीकार ना देश करेगा ना मैं करूंगा। आप बोलिए गांधी जी का सम्मान पूरे भारत के लोग करते हैं और गांधी जी एक महान के व्यक्ति थे, ये सभी लोग जानते हैं। बात गांधी जी की बात है यहाँ दिग्विजय सिंह की, क्या आप दिग्विजय सिंह को आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आपकी विचारधारा आप चलिए गॉडसे पर चर्चा जब करेंगे तब बात करेंगे आयते जी इस पर, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि किसी संस्थान को लेकर नफरत फैलाने का जिक्र कर देना क्या ये ठीक है और इसको लेकर क्या इसका फायदा और नुकसान होगा, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनावों के वक्त इस तरीके के बयान जरूर देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को विराम देना होगा, वक्त की कमी है। दमदार बहस में जिक्र दरअसल दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, और दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया कि आरएसएस हिंदुस्तान के अंदर आज से नहीं लगातार पिछले कई वर्षों से नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किसी संस्थान ने किया तो वो आरएसएस है और बीजेपी पार्टी है, इस तरीके का आरोप लगाकर वो अलग बात है कि यहां पर फायदा बीजेपी को होगा या नहीं वो चुनाव के वक्त मालूम चलेगा। लेकिन सबके बीच इस तरीके की तीखा टिप्पणी करना, अभद्र बयान देना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, क्या शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर ये शोभा देता है? कि शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर सोच नहीं सकता? क्योंकि ऐसे कई बयान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हैं जो कहीं ना कहीं चुनावों के वक्त दिए जाते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है चुनाव के नतीजों में। इसके साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।